काव्या मैम, छवि बिटिया भाग गई है। पूरे हवेली में नहीं मिल रही। मैं एक एक कमरा देख चुकी हूँ, बेसमेंट भी देख आई हूँ, छत पर भी मैंने नज़र दौड़ा ली है। ड्राइवर से पूछा है तो वो बोल रहा है कि वह आ चुकी हैं। पार्लर में जब मैं छवि मैम को लेने गया था तब उसको यही बोलकर भेज दिया गया था कि वह तो निकल चुकी हैं और उन्हें काफ़ी टाइम हो गया है। एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे वक्त थम सा गया था। मेहमानों के चेहरे एकदम बेरंग हो गए थे। हंसी मजाक की जगह सनसनी ने ले ली थी। पूरा माहौल जैसे सन्नाटे की लपेट में आ चुका था। आज उसकी शादी थी, बारात आ गई थी और इस नौकरानी की बात सुनकर सबके कदमों तले से जमीन निकल गई थी। काव्या मैम, जो अभी मुस्कुराहटों में घिरी बैठी थी, एक झटके से सीधी हुई और तेज कदमों से नौकरानी की तरफ बढ़ी। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी बेटी के बारे में जुबान संभाल के बात करो। उन्होंने नौकरानी को बाजू से पकड़ लिया और आवाज इतनी तेज थी कि हॉल में गूंज गई। विराज साहब भी अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर हैरानी और शर्मिंदगी और गुस्सा दिखाई देने लगा। उन्होंने जल्दी से अपने दामाद के पिता राज कुंद्रा साहब की तरफ देखा। राज कुंद्रा साहब, प्लीज घबराने की कोई बात नहीं, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं जल्दी पता करवा लेता हूँ। नौकरानी ने सही तरीके से देखा नहीं होगा। वो घबराहट के मारे अपने पत्नी की तरफ बढ़े थे। दिल दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। इतने मेहमानों के बीच ऐसी बात उनकी इज्जत को खाक कर सकती थी। लेकिन राज कुंद्रा साहब के चेहरे पर अजीब सा तनाव था। उन्होंने नजरें चुराई, मगर मेहमानों की आंखें सब कुछ देख रही थी। सारी खुशियां पल भर में हवा होकर रह गई थी। औरतों के आपस में कानाफूसी शुरू हो गई थी। मर्दों के उलझन भरे चेहरों पर ढेरों सवाल थे। जल्दी ही घर के सारे नौकर काम में उथल पुथल करने लगे। कोई छत की तरफ दौड़े, कोई बगीचे की तरफ दौड़ी, मेहमानों के कमरों में झांकने लगी। हर तरफ, हर कमरा, हर कोना छान मारा गया, लेकिन छवि मैडम कहीं नहीं मिल रही थी। जैसे उन्हें जमीन खा गई हो या आसमान निगल गया हो। काव्या मैडम की आंखों से आंसू बहने लगे थे, मगर वह सब्र किए खड़ी थी। नहीं, मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। छवि कहीं गई नहीं है, वह अंदर ही होगी। उनके शब्द जैसे खुद को झुठलाने की कोशिश कर रहे हों। वह तो अपनी शादी से बेहद खुश थी और तसल्ली में थी। वह ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। ऐसा वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था। उनकी बेटी एक पढ़ी लिखी ऑफिसर थी। भला ऐसे कैसे वह इतना बड़ा कदम आखिरी मौके पर उठा सकती थी? क्या उसे एक बार भी अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं आया? उसने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर वह भाग गई तो उसकी छोटी बहन की जिंदगी पर कितना बुरा असर पड़ने वाला था। विराट साहब चुप्पी से अपने मोबाइल पर नंबर मिलाने लगे, मगर बार बार कॉल बंद जा रही थी। पूरी हवेली में सिर्फ अविश्वास और शर्मिंदगी और डर की गहरी लहर छा गई थी। छवि मैडम का यूं गायब हो जाना सिर्फ लड़की का फरार होना नहीं था, बल्कि एक परिवार की इज्जत का सवाल बन चुका था। पूरे परिवार में विराज साहब की बेटी का चर्चा था। छवि मैडम कोई मामूली लड़की नहीं थी, बल्कि एक पुलिस में सीनियर ऑफिसर थी। सब उसको बड़ी इज्जत देते थे। फैमिली गैदरिंग हो या फिर कोई भी फंक्शन हो, उस लड़की से हर कोई अपना रिश्ता जोड़ना चाहता था। लेकिन उसने खुद अपने लिए उस लड़के का चुनाव किया था। मगर अब जैसे सब कुछ रेत की तरह फिसल गया था। विराज साहब की इज्जत पर बुरी तरह से दाग लग गई थी। लोगों की अजीब अजीब बातें उनके कान में आ रही थी, जैसे वो बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल रहे थे। दिल में होले होले दर्द होना भी शुरू हो गया था। वह होंठ बंद करे, प्लीज छवि बेटा लौट आओ, क्यों अपने बाप को बदनाम कर रही हो? कुछ पल की चुप्पी थी, जैसे पूरी हवेली में भूचाल सा आ गया था। बाराती जो अभी तक अविश्वास में पड़कर बैठे हुए थे, अब धीरे धीरे वो बातें करने लगे थे और साफ शब्दों में बुरा बोलने लगे थे। शोर बढ़ता जा रहा था। सबकी नजरें एक दूसरे से सवाल कर रही थी। कोई हैरानी से, कोई गुस्से से, कोई शर्मिंदगी से नजरें चुरा रहा था। अचानक दुल्हन की होने वाली नंद खड़ी हुई। उनके चेहरे पर गुस्से की एक लहर दिखाई दी। आवाज में तूफान भरा हुआ था। ये क्या तमाशा लगा रखा है विराज अंकल? पूरी बिरादरी में हमारी नाक कटवा दी आपकी बेटी ने। हम इज्जतदार लोग हैं, ऐसी हरकतें हमारे परिवार की औरतें नहीं करती। उसकी बातों पे जहर घुला हुआ था, जैसे सारा गुस्सा एक ही बार में निकाल देना चाहती हो। कितने देर से वह चुप बैठी थी, ये सब तमाशा देख रही थी। दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रही थी, लड़की आ जाए। उसके भाई की शादी थी। जितनी इज्जत लड़की वालों की खराब होनी थी, उतनी ही इज्जत उनकी भी खराब होती। लोग तरह तरह की बातें बनाते। उसके भाई को फिर कहीं रिश्ता नहीं मिलता। एक बदनाम दाग उसके भाई पर भी लग जाता। शादी वाले दिन ही लड़की भाग गई। इस लड़के में ही कोई कमी होगी। ये बातें सोचकर उन लोगों का दिमाग और ज्यादा खराब हो रहा था, इसलिए वो गुस्से से बरस पड़े थे। काव्या मैडम बेबसी से उनकी तरफ देख रही थी।
जबकि विराज साहब घबराकर खड़े हो गए थे। हाथ उठाकर नरमी से बात को संभालने की कोशिश की। बेटा प्लीज थोड़ा तसल्ली करिए, कोई गलतफहमी हुई होगी। छवि शायद पार्लर गई होगी, आखिरी वक्त में कुछ चीजें रह गई होंगी। हम पता करवा लेते हैं, प्लीज सब लोग बैठ जाएं। पार्लर वाले भी अभी ठीक तरह से नहीं बता रहे। मैं पुलिस कंप्लेन करता हूँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। वे दबे दबे शब्दों में उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर को उनकी भी तो बेटी थी, उनकी भी इज्जत का सवाल था। अगर उन लोगों की इज्जत खराब हो रही थी तो उनकी इज्जत पर भी कोई फूल नहीं झड़ रहे थे। लेकिन अब किसी को उनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ औरतों ने अपने बच्चों को बाजू से थाम कर खड़ा किया। आदमियों ने धीरे धीरे सर हिलाना शुरू कर दिया। पार्लर गई है, अब जब शादी होने वाली है। किसी आदमी की आवाज गुस्से से तेज हुई थी। ये सब बहाने हैं, साफ साफ बात करो। विराज साहब की बेटी आपकी भी बेटी है, शर्मिंदगी हमें क्यों मिले। दूसरी तरफ कुछ लोग गुस्से से बड़बड़ाते हुए उठने लगे। कुछ औरतों ने सर पर दुपट्टा ठीक किया और बच्चों को संभालते हुए जाने की तैयारी करने लगी। एक मोटी औरत ने हंसी के साथ कहा, ऐसा तमाशा पहले कभी नहीं देखा। लड़की भाग गई है शादी वाले दिन और इल्जाम दिया जा रहा है पार्लर वाले को। अरे बहन, तुम्हारी बेटी का किरदार ही ठीक नहीं था। पहले बताती कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की भी ऐसा गुल खिला सकती है। काव्या मैडम को देखकर वह गुस्से में बोली थी। पास खड़ी मिष्टी ने सब्र से अपनी माँ का हाथ थामा था। उसकी बहन उसकी सब कुछ थी। हर वक्त हर किसी के सामने वो बहुत ही फख्र से बताती थी कि वह छवि की बहन है, और आज उस बहन ने सबके बीच उनका जीना मुहाल कर दिया था। विराज साहब पसीने में भीग गए थे, चेहरे पर बेबसी शर्मिंदगी लिए सबको रोकने गए। प्लीज प्लीज 2 मिनट दीजिए, छवि मिल जाएगी। मेरी बात पर भरोसा करो। इस तरह बारात लेकर वापस न जाओ, मेरी बेटी बदनाम हो जाएगी। भगवान के लिए रुक जाओ, भगवान के लिए रुक जाओ। उनका बस नहीं चल रहा था। वे बारातियों के पांव पकड़ लेते, मगर अब सब कुछ रेत की तरह फिसलते जा रहा था। बाराती किसी सूरत रुकने के मूड में नहीं थे। सब एक एक करके हवेली से जाने लगे। एक शोर, एक हंगामा, एक तूफान पीछे छोड़ गए, और एक ऐसी बदनामी पीछे छोड़ गए जिसमें सिर्फ और सिर्फ बदनामी अब एक लड़की की होनी थी। विराज अपना दिल थाम कर वहीं सोफे पर ढह गए, जैसे किसी ने जमीन से बांध दिया हो। उनकी सांस उखड़ने लगी। काव्या मैडम तेजी से उनके पास आई, पानी का गिलास थामा, मगर उनकी निगाहें कहीं खो चुकी थी। इस अफरा तफरी में नौकर दौड़ता हुआ आया, साहब जी, हमने पूरी हवेली छान ली है, छवि मैडम कहीं नहीं मिल रही। ये आवाज था, कानों में गर्म रेत भर दिया था, जो उन दोनों पति पत्नी के लिए बहुत परेशानी भरी थी। काव्या मैडम ने आसमान की तरफ देखते हुए अपने सर को थाम लिया। हे भगवान, ये कैसा दिन दिखाया तूने। शोर खत्म हो चुका था, मगर जो तूफान दिलों में आ चुका था वह तबाही फैलाने को तैयार था। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। रात के 2 बज चुके थे। पूरे आसमान पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। हवेली के आंगन में अब सिर्फ हवा की चीख बाकी रह गई थी। मेहमानों का शोर, हंसी ठहाके सब खत्म हो चुका था। अब सिर्फ खाली कुर्सियां, बिखरे फूल और दिल को चीर देने वाली चुप्पी रह गई थी। हवेली के आंगन में मध्यम रोशनी जल रही थी। दीवार पर लगा घड़ियाल हर सेकंड पर चुप्पी को और ज्यादा गहरा कर रहा था। विराज सोफे पर बैठे दोनों हाथों से अपना सर थामे, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उनके कंधों पर आ गया हो। आंखों के कोने भीग चुके थे, चेहरे बेबसी का एक अजब तस्वीर बना चुकी थी। काव्या मैडम उनके साथ ही बैठी थी। चेहरे पर दुख और गुस्सा, शर्मिंदगी की मिली जुली असर झलक रही थी। कुछ पल करीबी रिश्तेदार अभी यहाँ मौजूद थे, जो किसी तसल्ली के बजाय बस चुप तमाशा देख रहे थे, ताकि उनको कोई बात मिल सके, अपने परिवार में फैला सके। रिवाज साहब ने एकदम सर उठाया और काव्या मैडम की तरफ पलटकर देखा। आवाज तेज हो चुकी थी, जैसे अंदर का सारा मलाल बाहर आ गया हो। कहाँ है तुम्हारी बेटी? कुछ पता है तुम्हें? काव्या, कितनी बेइज्जती हुई है हमारी। क्या क्या बातें बना रहे थे, सब थू थू कर रहे थे हम पर। उनके आंसू अब बेकाबू हो चुके थे। आवाज में कपकपाहट और दिल में बहुत गहरा घाव। वह कब तक चुप्पी लगाकर रखते? आखिर को इंसान थे, कब तक सब्र करके बैठते? कुछ न कुछ तो सोचा ही था। काव्या ने भी आंखें मीच ली, मगर गुस्से से बोल उठी, मैंने तो कहा था वक्त पर शादी कर दो, मगर नहीं, आपको तो उसकी पढ़ाई की फिक्र थी। ये लीजिए नतीजा। सही नाम रोशन किया है आपकी लाडली बेटी ने। अगर मैंने छूट दी थी तो तुम उसकी अच्छी परवरिश करती। ये परवरिश की है तुमने। माँ के हाथ में होती है औलाद की परवरिश। मैंने तो कभी बेटियों से लाड नहीं किया, तुम ही दिन रात उसके आगे पीछे फिरती रही। विराज का चेहरा अब गुस्से से लाल हो गया था, हाथ कांप रहे थे। उस पल एक मासूम सी आवाज हवा में गूंजी। उनकी छोटी बेटी सोफे के किनारे सिमटी बैठी, आंखों में आंसू लिए बोली, प्लीज मम्मी पापा,
आप दोनों चुप हो जाओ। अगर हम आपस में ही लड़ेंगे दीदी को कौन ढूंढेगा? वह जहाँ भी होंगी अकेली डर रही होंगी। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है, ये जाने बगैर उस पर इल्जाम लगा रहे हो। विराज साहब ने बेबसी से उसे देखा, जैसे उसकी बात दिल पर लगी हो। फिर सर झुका लिया। क्या छवि को तलाश करें? अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। इज्जत, रिश्ता, भरोसा, सब कुछ। उनकी आवाज उभर आई। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया था। हर दीवार पर जैसे तमाशा बनकर उस हवेली की इज्जत खाक में मिल चुकी थी और ये गवाही लिख गई थी। सबके दिलों में बस सिसकियां उठ रही थी। दिल बोझल हो चुके थे और उम्मीद वे तो कहीं बहुत पीछे रह गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ से उम्मीद छोड़ी जाती है वहीं से भगवान मदद के रास्ते खोल देता है। वक्त तेजी से गुजर रहा था, लेकिन छवि का कोई अता पता नहीं था। रात का चौथा पहर चल रहा था। सारी हवेली सन्नाटे में डूबी हुई थी। वक्त जैसे थम सा गया था। हर कमरा, हर दीवार दर्द में तड़प रही थी। वीरानी घर पर नाच रही थी। आंगन की मध्यम रोशनी अब थकन से चूर होने लगी थी। सब लोग अपनी जगह चुप बैठे थे। उस तबाही ने किसी को सोने नहीं दिया था। दिलों में बस एक ही प्रार्थना थी, छवि ठीक हो, वापस आ जाए। एक दो बार काव्या मैडम ने विराज साहब को समझाया, आप थोड़ी देर आराम कर लो, मगर उन्होंने मना कर दिया था। उनकी बेटी का कुछ अता पता नहीं था। ऐसे कैसे वे सो जाते? उनके जमीर उन्हें सोने नहीं दे रहा था। वक्त तेजी से बीतने लगा था। करीब कुछ पल बाद कदमों की आवाज सुनाई दी थी। दरवाजे की हल्की सी आवाज उभरी, जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसे खोला हो। निगाहें एक साथ उस दरवाजे पर उठी थी और फिर सांस जैसे रुक सी गई थी। जो मंजर आंखों के सामने था वह जान निकाल लेने के लिए काफी था। दरवाजे पर छवि खड़ी थी। बिखरे बाल, चेहरे पर धूल मिट्टी, आंखों में अजीब सी वीरानी, होंठ सूखे, पांव नंगे। कपड़ों का हाल भी खराब था, जैसे कई कांटे चुभे हों। वह बहुत सुस्त कदमों से अंदर आ रही थी। उसका बदन जैसे अंदर ही टूट चुका था, जैसे हर सांस उसके अंदर से छीन ली गई हो। आंखों में वीरानी, चेहरे पर उदासी। उसे देखकर बहुत कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। विराज साहब, काव्या मैडम की सांस जैसे थम सी गई थी। सारे मेहमान फटी फटी निगाहों से छवि का बर्बाद चेहरा और जिस्म देख रहे थे। छवि, काव्या मैडम की आवाज कपकपाहट से निकली, जैसे उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ना हुआ हो। जैसे ही वे थोड़ा पास आई, काव्या मैडम तड़प कर उठी और बेटी को सीने से लगा लिया। हे भगवान, ये क्या हाल बना रखा है? कहाँ थी तुम? बोलती क्यों नहीं हो? उनकी आवाज में दर्द और माँ की बेबसी शामिल थी। छवि को बुरी तरह से झकझोर रही थी, मगर छवि का चेहरा बिल्कुल खाली खाली था। आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ खालीपन था। एक ऐसा खालीपन जो सबका दिल चीर कर रख दे। उसकी चुप्पी पूरी हवेली का सुकून बर्बाद कर रही थी। क्या हुआ? तुम कहाँ चली गई थी? तुम किस हाल में हो बेटा? विराज साहब भी आगे बढ़े। आंखें नम थी। आवाज उभर आई, बेटा कुछ तो बोलो, बाप हूँ तुम्हारा, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? वे लोग अपनी परेशानी भूलकर छवि में लग गए थे। आखिर उस परिवार का सबसे होनहार लड़की थी और अब उसको इस हाल में देखकर सभी का होश उड़कर रह गया था। मगर वहां मौजूद कुछ करीबी रिश्तेदार, जो काफी देर से इस इंतजार में थे कि ज्यादा कोई तमाशा हो, उनके चेहरे जैसे तिलमिला उठे थे। मिष्टी दौड़ती हुई बहन के सामने आई। दीदी, भगवान के लिए कुछ तो बोलिए, क्या हुआ? ये आपकी क्या हालत हो रही है? आपके साथ ये सब किसने किया? कुछ तो बताइए। वह रो रही थी, बहन का हाथ पकड़कर झकझोर रही थी, मगर सबकी निगाहें चुप थी। उनमें कोई असर दिखाई नहीं दे रहा था, न होठों पर कोई आवाज थी। वह जैसे सब कुछ सुन रही हो मगर समझ नहीं पा रही थी। उसका सर अपनी माँ के कंधे से लगा था। वह बस एक खालीपन लिए सबको ताके जा रही थी। काव्या मैडम की सिसकियां अब तेज हो चुकी थी। किसी ने कुछ किया तुम्हारे साथ? ये सब जुल्म किसने किया? बोलो छवि, अपनी माँ को बता दो, तुम्हें भगवान की कसम है। अपनी बेटी के हाथ जोड़ रही थी, बिलक बिलक के रो रही थी, मगर छवि की चुप्पी अब सब पर भारी पड़ रही थी। हवेली में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। सवाल बेशुमार थे, जवाब सिर्फ एक चुप्पी थी। बदन के आमने सामने घूम रही थी। विराज पीछे हटकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बेटी, मेरी इज्जत, क्या हो गया तुझे? किसी के पास अब कोई शब्द नहीं थे। सिर्फ एक सवाल था जो सबकी आंखों में था। छवि के साथ आखिर क्या हुआ था? वह बहुत मुश्किल से अपने आप को छुड़ाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। उसमें अब हिम्मत नहीं थी। कदम भारी, कंधे झुके हुए। उसकी हालत बहुत बुरी थी। किसी ने नहीं रोका था, जबकि वहां खड़े रिश्तेदार जल्दी ही हरकत में आए थे। पूरे परिवार में ये बात आग की तरह फैला दी गई थी। छवि रात के 4 बजे बिखरी हालत में लौटी। जरूर उसके साथ कुछ गलत हो चुका है और उस गलत का मतलब तो सब बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। कमरे का दरवाजा बंद होते ही छवि के कदम खुद ब खुद बाथरूम की तरफ उठे।
जैसे वह खुद को घसीट कर वहां ले जा रही हो। एक बोझ था जो उसके बदन को तोड़ रहा था, मगर वह अब महसूस करने से परहेज कर रही थी। उसने जिंदगी में कभी इस तरह सोचा भी नहीं था। उस पर ऐसा वक्त भी आ सकता था। जिंदगी उसने हमेशा एक नाम के साथ बिताया था। अपनी नाक पर मक्खी भी बैठने नहीं देती थी, और अब पूरा किरदार उसका बर्बाद हो गया था। उसकी पूरी साख खराब हो चुकी थी। इतने सालों में बनाई हुई इज्जत पल भर में बर्बाद हो चुकी थी। दरवाजा बंद करके उसने शावर को ऑन किया और फिर बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ महसूस किए, वह कपड़े समेत पानी के नीचे खड़ी हो गई। पानी टप टप उसके ऊपर बरसने लगा, मगर वह हिल तक नहीं रही थी। अब उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गई थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर चेहरे पर कोई असर नहीं था। पानी के कतरे उसके चेहरे से बहते आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके दर्द को न छुपा सके। दिल चीख रहा था, आत्मा रो रही थी, लेकिन होंठ सिले हुए थे। कपड़े उसके बदन से लिपटे हुए थे, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वह बहुत बेबस लग रही थी, जैसे जिंदगी उससे कोई बहुत बड़ा हिसाब ले चुकी थी और अब सिर्फ एक खाली खोल बाकी रह गया था। कुछ पल ही बीते थे कि कमरे का दरवाजा खुला। मिष्टी अंदर आई। दीदी। उसने आसपास नजर दौड़ाई, मगर छवि कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। फिर वॉशरूम से आते शावर की आवाज पर उसका दिल दहल गया। वह जल्दी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। सामने का मंजर देखकर उसका दिल दहल गया। हे भगवान! मिष्टी भागती हुई उसके पास आई, शावर बंद किया और छवि के कंधे को थामा। ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? कपड़े समेत पानी के नीचे खड़ी हो। उसने छवि का हाथ थामा, बाहर ले जाने की कोशिश की, मगर छवि की हालत पत्थर की हो चुकी थी। दीदी, कुछ तो बोलो, मुझे तो बताओ क्या हुआ है? कहाँ रह गई थी तुम? हम सब कितनी बदनामी झेल चुके थे। पापा का दिल बैठ गया, और ये क्या हाल बना रखा है आपने? जाने से इतनी तकलीफ नहीं हुई दीदी, लेकिन आपकी इस हालत से हो रही है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज कुछ तो बता दीजिए। लेकिन आवाज वहीं का वहीं था। मिष्टी की आवाज उभर आई थी, आंखों से आंसू बह निकले थे, मगर छवि अपना मुंह नहीं खोल रही थी। चुप से सिर्फ मिष्टी को देख रही थी। उसकी आंखें गवाही थी किसी बहुत बड़े तूफान की, जो उसके अंदर आकर सब कुछ बहाकर ले गया था। बोलो ना दीदी, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझसे भी क्या छुपाना है? तुम्हारी चुप्पी मुझे मार डालेगी। मिष्टी ने उसे जोर से झकझोड़ा था, लेकिन छवि की नजरें बस उसे देख रही थी, जैसे वह उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो, जैसे वह सब कुछ भूल चुकी हो, या शायद सब याद है मगर शब्द मर चुके हों। कमरे की हवा बोझल हो चुकी थी। दर्द दीवारों से टपक रहा था, और छवि बस एक जिंदा लाश बनकर खड़ी थी। ना कुछ कहा, ना कोई बात की, सिर्फ एक सूखी चुप्पी जो चीखों से भी ज्यादा दर्दनाक थी, जो दिल दहलाने वाली थी। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। दिन हफ्तों में और फिर महीनों में बदल गई थी, लेकिन छवि की हालत ज्यों की त्यों थी। उसने अपनी ड्यूटी भी रिजाइन कर दी थी। वह ड्यूटी करने भी नहीं जा रही थी। कई बार काव्य मैडम ने वहां खबर भिजवाने की कोशिश की, मगर कोई जवाब नहीं मिल रही थी। वक्त पर खाना मिल जाता तो दिल मार कर दो निवाला खा लेती, ना कोई सवाल करती। अपने कमरे तक बंद होकर रह गई थी। उसने सीख लिया था चुप रहकर जीना। उसको देखकर किसी जिंदा लाश की तरह मालूम पड़ता था। एक ऐसी जिंदा लाश जो बस सांस ले रही थी, लेकिन जज्बात, एहसास सब कुछ मर चुके थे। आज मामूली सा दिन था। कमरे में धीमी रोशनी जल रही थी। रात का पिछला पहर था। विराज साहब और काव्या मैडम अपने बिस्तर पर बैठे बेचैन निगाहों से छत को तके जा रहे थे। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था, मगर दिलों में एक तूफान उठा था, जो जुबा पर आकर चुप्पी को तोड़ने को बेताब थी। 1 महीना हो गया था। काव्या मैडम और विराज साहब ने गहरी सांस लेते हुए अपनी चुप्पी को तोड़ी। मेरी बेटी को क्या हो गया है? मैं तो कुछ नहीं कहता, उसे कोई इल्जाम नहीं दिया। मैंने कितनी बदनामी सही। अब लोग हम पर गलत निगाहें डालकर बोलते हैं। ये सब बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं, लेकिन छवि, वह तो जैसे पूरी चुप्पी की तस्वीर बन चुकी है। मुझे उसकी ऐसी हालत बर्दाश्त नहीं हो रही। उसको बोलो कि वो पुरानी छवि बन जाए। मुझसे अब ये सब नहीं देखा जाएगा। कवि मैडम ने थकी थकी निगाहों से पति को देखा। चेहरे पर अफसोस, बेबसी की झलक दिखाई दे रही थी। मैंने भी कितनी कोशिश की है विराज, उससे हर तरह से बात करके देख लिया है। कभी नरमी शब्दों में, कभी गुस्से में, कभी माँ बनकर, कभी दुश्मन बनकर। ताने दिए, डांटा, मगर बस एक चुप्पी की लहर में खो गई है। न कुछ बोलती है, न जवाब देती है। विराट साहब ने अपना सर थाम लिया। आंखों में नरमी उतर आई। काव्या, प्लीज उसे अब ताने मत दो। मेरी बच्ची इतनी बुरी नहीं, मैं जानता हूँ। वह बहुत अच्छी लड़की है, उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं थी। हाँ, हालात शायद ऐसे हो गए थे। मैं खुद भी बेबस हो गई थी। काव्या मैडम चुप हो गई। कुछ देर बाद धीरे से बोली, क्या करें विराज,
कुछ तो सोचा होगा, वह दिन ब दिन खाली होती जा रही है। मैं तो डरने लगी हूँ उसकी चुप्पी से। भगवान न करे किसी दिन हम लोग ना रहें तो वह अपने साथ कुछ कर न ले। हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। विराज साहब काव्या की बातें सुनकर बोले थे, मैंने कल एक औरत को बुलाया है। विराज साहब ने धीमी आवाज में कहा, वह रिश्ता लेकर आ रही है। सोचा है शायद कोई अच्छी बात बन जाए, छवि को एक नई जिंदगी मिल जाए। काव्या ने चौंक कर उन्हें देखा। रिश्ता? कैसा रिश्ता? कौन है वह लड़का? किस परिवार से है? और उनकी माँ को क्या उन्हें पता है हमारी बेटी के साथ क्या हो चुका है? विराज, आप देख लेना, अगर उसने कल छवि को कुछ भी कहा तो बहुत हर्ट हो जाएगी। पहले ही उसके कान में हर हकीकत डाल देना ताकि किसी बात के लिए कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। विराज साहब ने हल्की बेचैनी से मुंह मोड़ा। बस इतना मालूम है कि लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, कहीं बाहर नौकरी करता है। कल वे लोग खुद आकर मिलेंगे, वही सब बात हो जाएगी। लेकिन हमें लड़की की माँ से बात कर लेनी चाहिए, वही सब कुछ बता सकती है। विराज साहब ने जांच पड़ताल की। कहा, अभी तो बस औरत आ रही है रिश्ता लेकर, हो सकता है कल लड़का और उसकी माँ भी आ जाए। कल देखते हैं, बैठकर अच्छी तरह बात कर लेंगे। अगर सब ठीक हुआ तो शायद छवि की जिंदगी फिर से कोई रोशनी लौट आएगी। विराज की आवाज में उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई दी थी, जो काव्या के चेहरे पर थोड़ा सुकून ले आई थी। मगर दोनों के आंखों में एक सवाल अब भी जिंदा था। 1 महीने की चुप्पी आखिर किस सच को छुपाए बैठी थी? वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। अगली सुबह का सूरज पूरी तरह निकल चुका था। दोपहर की धूप खिड़की से अंदर झांक रही थी, मगर आंगन में एक अजीब सी ठंडक थी। चुप्पी और गंभीरता का राज सुना रही थी। काव्या, विराज, उनकी बेटी मिष्टी सोफे पर बैठे थे। चेहरे पर सवाल थे, दिलों में बेचैनी थी। कमरे का माहौल ऐसा था जैसे कोई बड़ा फैसला उनके सर पर आकर खड़ा हुआ है। उनके बिल्कुल सामने सोफे पर एक गहरी नजरें रखने वाली, शकल से बड़ी सीधी सादी और इज्जतदार लग रही थी। आदमी भी ठीक ठाक था, जिसकी आंखों में कुछ था। वह शहर का एक बिजनेसमैन था। कोट पैंट में 3 पीस सूट पहना हुआ था। वे लोग साधारण बड़ी अमीर लग रहे थे। वे जिस स्टाइल में बैठे थे उनका रोब और दबदबा दिखाई दे रहा था। कुछ पल चुप्पी थी। मैडम ने अपने बेटे की तरफ एक नज़र डाली, फिर विराज साहब की तरफ ध्यान दी। हमें पता है आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था। उनके शब्द नरमी में लिपटे हुए थे, लेकिन असर बहुत गहरा दिखाई दे रहा था। विराज साहब ने सर झुका लिया। उनके चेहरे पर दुख का साया छुपा हुआ था और काव्या मैम ने अपने होंठ सी लिए। उर्मी मैडम ने बात चालू की, खैर मैं आपके जख्मों पर नमक नहीं छिड़कना चाहती। मेरी यहाँ आने की वजह कुछ और है। उन्होंने एक पल को चुप्पी के बाद गहरी सांस ली। वेद के लिए आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आई हूँ। काव्या और विराज ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मिष्टी का चेहरा हैरानी से खुला का खुला ही रह गया। हमें एक पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, समझदार लड़की की तलाश थी। मेरी इच्छा है कि वेद की जिंदगी में कोई ऐसी औरत आए जो उसका ख्याल रख सके, उसके साथ चल सके और इस परिवार का वारिस पैदा कर सके। उनकी नजरें वेद पर पड़ी, जो बिल्कुल चुप बैठा था। चेहरे पर कोई घमंड या गुरूर नहीं था, सिर्फ एक सादगी और गहरी सोच का कोहराम था। उर्मी मैडम ने बात बढ़ाई, ये मेरा इकलौता बेटा है। पहली शादी उसके बाप ने अपने पसंद से करवाई थी। गांव की एक लड़की थी, बुरी किस्मत थी उसकी, बच्चा नहीं जन्म दे सकती थी। वैद ने कभी उसकी शिकायत नहीं की, ना जुबान खोली। मगर अब हमें अपनी खून की नस्ल को आगे बढ़ानी है। उन्होंने विराज और काव्या से बहुत गंभीरता से बात की। इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी बेटी को अपने वेद की जिंदगी में नए जीवन साथी के रूप में स्वीकार करे। मगर वे पल भर में चुप हुई। मगर हमारी एक शर्त है। विराज साहब और काव्या दोनों के चेहरे पर एक गंभीरता सी छा गई थी। उनकी नजरें एक साथ जमीन पर टिकी हुई। कमरे में एक पल को सन्नाटा सा छा गया। सिर्फ दिलों की धड़कन बाकी रह गई। बाहर हल्की सी धूप, अंदर का माहौल और ज्यादा गर्म हो रहा था। मगर अंदर बैठे सब लोगों की नजरें और ध्यान सिर्फ आने वाले शब्दों पर थी। उर्मी की आंखों में गुरूर, अंदाज में कुछ अलग बात झलक रही थी। उन्होंने कुर्सी पर जरा सा झुकते हुए नरमी से कड़वे शब्दों में कहे, हमें आपकी बेटी के बीते हुए कल के बारे में सब कुछ पता है। बदनाम जमाना कहे या जो भी, मगर हमारा वेद एक इज्जतदार है, सारे कारोबार का अकेला मालिक है। हमारे परिवार में दूसरी शादी की परमिशन नहीं, लेकिन हमें हमारा नस्ल भी तो आगे बढ़ाना है और वेद के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं। लेकिन हमें एक पढ़ी लिखी और नौकरी वाली लड़की चाहिए। लेकिन अब जबकि आपकी बेटी की इज्जत हर जगह बदनाम हो गई है, उसके बदले में आपको कुछ रकम देनी होगी। और पैसा ऐसा चीज है जो हर बुराई को छुपा लेती है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? हमने इस रिश्ते के लिए हामी इसलिए भरी क्योंकि आपकी बेटी पढ़ी लिखी। काव्या मैडम का चेहरा तन गया।
वे अभी कुछ कहने लगी थी कि उर्मी मैडम ने अपनी बात चालू रखी। बस हमें दहेज थोड़ी ज्यादा चाहिए, आप समझ सकती हैं, इतने बड़े परिवार में भी कुछ बातें नरमी से हासिल करनी पड़ती है। ये सब सुनते ही काव्या मैडम की आंखों में चमक की लहर आ गई, मगर गुस्से की। उन्होंने कहा, मगर बहन, ये तो लड़की की सेफ्टी होती है, एक माँ के दिल की तसल्ली, और फिर हमारी बेटी जिस परेशानी से गुजर रही है, क्या आप समझ सकती हैं, हमें ये सेफ्टी जरूरी है। उर्मी मैडम हल्का सा मुस्कुराई, मगर वह मुस्कुराहट नरमी की नहीं, गुस्से की थी। देखिए काव्या जी, मर्जी आपकी है, हमारे वेद के लिए लड़कियों की कमी नहीं। बस हमें लगा कि शायद आपकी बेटी को एक इज्जतदार नाम देकर हम कुछ अच्छा कर लेंगे, मगर इल्जाम ही ऐसा है। उसके बदले हमें रकम चाहिए होगी, यही हमारी शर्त है। रिवाज जो अब तक चुप थे, धीरे से बोले, उर्मी मैडम, आप बात को गलत मोड़ पर ले जा रही हैं। हम कोई जिद नहीं कर रहे, सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। एक बाप होने के नाते मेरी बेटी के लिए मैं हमेशा ठीक ही सोचूंगा। मगर उर्मी मैडम ने उनकी बात काटते हुए कहा, और मैं भी एक माँ हूँ, अपने बेटे के लिए हमेशा अच्छा ही सोचूंगी। अगर एक बदनाम लड़की को अपनी बहू बना रही हूँ तो मुझे उसके ऐबों को छुपाने के लिए रकम चाहिए। उस बीच वेद चुप बैठा रहा। उसके चेहरे पर कोई असर नहीं था। वह न कुछ बोल रहा था, बस आंखें झुकाए बस सुन रहा था। कुछ पल चुप्पी में बीते, फिर काव्या ने सख्त शब्दों में कहा, ठीक है, हमें सोचने का टाइम दीजिए, हम आपको फोन कर देंगे। जी ठीक है। उर्मी ने गर्दन हिलाई और वे दोनों चाय की प्याली खत्म करके धीरे से उठ खड़े हुए। दरवाजा बंद हुआ और आंगन की हवा एक बार फिर वीरान हो गई, जैसे कुछ पल पहले वहां मौजूद गुरूर, सवाल सब कुछ छोड़कर जा चुके थे। मगर वह बोझ पीछे रह गया था, एक ऐसा बोझ जिसमें सिर्फ और सिर्फ परेशानी थी। इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाला है। अगर इस कहानी को आपको पूरा सुनना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस कहानी का दूसरा भाग देख सकते हैं। और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है, और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।